ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी गुरु और हमारे साथ प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट हैं प्रदीप मिश्र और लीगल एक्सपर्ट हैं अमित मिश्र। अभी हम अमित मिश्र जी से चर्चा कर रहे थे कि मकान मालिक कैसे किराएदार से अपना घर खाली करवा सकता, अगर वो खाली नहीं करे तो क्या उसके पास रेमेडी है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सिविल सूट में आजकल 1.5 से 2 साल में मामले निपट जाते हैं। मोस्टली केसेस में थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा लग भी जाए तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी कोर्ट उन मामलों को निपटाने की कोशिश करता है। अमित जी, ये बताइए कि अगर आप उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाएं तो कितना खर्चा आता है, और रजिस्टर नहीं करवाएं तो उसमें क्या जो है ना परेशानी हो सकती है, और क्या रजिस्टर करवाना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है। जी, रजिस्टर्ड कराने से किसी भी डॉक्यूमेंट को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट और बेस्ट प्रूफ फॉर एनीथिंग। तो इसमें भी लीज डीड में रेंट आउट करने में भी लीज डीड आप जब बनवाते हैं उसे रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड करने के फ़ायदे जो हैं वो ये होती है कि आपके जो विटनेसेस हैं वो रजिस्ट्रार के सामने ऑलरेडी एग्जामिन हो जाता है, क्योंकि आजकल फ़ोटोग्राफ भी लिए जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और जो लैंडलॉर्ड होता है, टीनेंट होता है, उनकी फ़ोटोग्राफी होती है, सिग्नेचर वहीं पे होता है। तो वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता, इस चीज़ों को विड्रॉ नहीं कर, विट्रे आपके साथ नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता जी मैं तो जाऊँगा नहीं, मुझे पैसे दो फिर जाऊँगा कोर्ट में। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप किसी नॉर्मल स्टैम्प पेपर पे 50 रुपये पे बनवाते हैं तो इसमें ये चांसेस रहता है कि विटनेस आपका बोले कि जी मुझे आज तो फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो ये अब जजेस को भी इन पे जज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि ये विटनेस सही थे या नहीं थे, लैंडलॉर्ड के ये सिग्नेचर हैं या टेनेंट के ये सिग्नेचर हैं या नहीं है। तो आपकी चीज़ों का जो रुख है वो पलट जाता है, कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। अब सिग्नेचर वेरीफाई होगा तो केस टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा। विटनेसेस नहीं आ रहे हैं तो विटनेस को एग्जामिन करना है, संबंध जा रहा है, वो नहीं टर्न अप हो रहा है तो आपके केसेस का पीरियड लंबा हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को यदि रजिस्टर्ड कराया जाता है तो प्राइमा फेसाई इमीडिएट ये मान लिया जाता है कि इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच इज़ रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार, और आज की डेट में ये लीगली वैलिड है। बस रजिस्ट्रार के पास से ज़्यादा उनके पास से रिकॉर्ड मंगवा लिया जाता है, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस से समझ जाते ही थोड़ी देर पहले बताया था, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि किसी ने अगर मान लो टीवी सेट लेट खोला हो तो उनको ये जानकारी मिल जाए कि जितना आप किराया वसूल कर रहे हैं उसका मात्र 3% अप्रोक्स 3% के आसपास दिल्ली में है। हाँ, वो स्टैम्प ड्यूटी उससे ज़्यादा नहीं। जी हाँ, तो 3% देने के बाद आपकी बहुत सारी दिक्कतें कम हो सकती हैं। बिल्कुल। इसलिए आप सभी दर्शकों को ये सलाह देना चाहेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर जरूर बिल्कुल रजिस्टर्ड कराएं, और रेंट आउट का ही नहीं, हर डॉक्यूमेंट जो भी आप इस तरह की चीज़ों को जिसमें आपकी काफ़ी प्रॉपर्टी पैसे लगे होते हैं, पसीने की कमाई लगी होती है, उसे आप रजिस्टर्ड कराएं। सेफ़ है वो हर लिहाज से, और कानून के नज़र में भी वो सही है। चूँकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, अभी हम किराएदार और मकान मालिक के एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है जी, तो बेचने के लिए कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। यदि कोई बेचना चाहता है तो सेल डीड सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है, या कोई भी टाइटल डीड में आपका 2-3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल डीड और चेन ऑफ सेल डीड से पहले भी कोई एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल जैसे। जी, एग्रीमेंट टू सेल होता है, वो भी रजिस्टर्ड होता है। और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कई लोग पेपर पे भी करवा लेते हैं कि हाँ जी मैंने इतने का, जैसे नॉर्मली आजकल लोग कर रहे हैं कि गए किसी से बात किया और उस पर एग्रीमेंट करा लिया, एक एग्रीमेंट कि हाँ जी इतना देंगे पैसे और इतने में आपको बेच रहा हूँ मैं, इतने दिन में आपको पेमेंट कर देंगे। वो वैलिड है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो बिल्कुल वैलिड नहीं है, लेकिन ये सेकंड एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस नहीं माना जाएगा जी। और इमीडिएट एविडेंस मानने के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस में, कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चीज़ों को रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर होते ही वो जैसे ही आप कोर्ट में उसे डालेंगे केस के तौर पे, तो जज इमीडिएट आपको जितनी भी पॉसिबल रिलीफ हैं वो इमीडिएट मिलेगी, और आपके केस को काफ़ी जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। नहीं, अगर मान लो आप पूरे लीगल प्रोसेस से आगे बढ़े हैं जी, तो पहले एग्रीमेंट टू सेल। जी, एग्रीमेंट टू सेल होगा, उसके बाद फिर सेल डीड होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं, यदि इमीडिएट पेमेंट कर रहा हो कोई
तो जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड को एग्जीक्यूट करके पेमेंट कर दे, खत्म हो तो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट टू सेल की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल होता है वो टाइम बाय करने के लिए होता है, थोड़े दिनों का समय चाहिए। तो इन बिटवीन आपने एक बयाना दे दिया जो नॉर्मली फेमस है बयाना रसीद के तौर पे, बयाना दे दिया और उसके बाद 6 महीने में आपने कहा जी मैं 2 इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर पाऊंगा। एग्रीमेंट टू सेल क्यों करते हैं? जैसे आपने अभी बताया कि टाइम बाय करने के लिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और एक उसमें मोटी मोटी शर्तें होती हैं कि इस रेट पर आपने ये तय किया है, इतनी इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद तब जा करके आप रजिस्ट्री करेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ये सारी चीज़ें उसमें एग्रीमेंट टू सेल में होती हैं। इसमें भी डिफॉल्ट क्लॉज होता है काफी। ये एग्जैक्ट में उसी पर आ रहा था कि उसमें डिफॉल्ट क्लॉज क्या होते हैं, और अगर मान लो वो डिफॉल्ट करता है तो क्या बयाना फॉरफिट हो जाता है? जी, बयाना डिफॉल्ट क्लॉज ऐसा ही बनाया जाता है कि बयाने की राशि का दुगुना लिया जाएगा, या आप यदि परचेजर के पार्ट से देखें डिफॉल्ट क्लॉज, तो ये होता है क्या कि आपने जो पेमेंट करी है एडवांस में एग्रीमेंट टू सेल के वक्त, वो अमाउंट फॉरफिट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, और ये आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड यदि आप पैसे को देते नहीं हो तो। और लैंडलॉर्ड के साइड से होता है कि आप इतने दिनों इतने पैसे के बाद आप देने के लिए बाध्य हो मकान, और आप मुझे मैं पैसा दूंगा आपको इतने वक्त में और आप मकान देंगे जी। तो दोनों के लिए फायदेमंद है। और अगर वो नहीं देता है तो डबल अमाउंट देना पड़ता है या उतना ही अमाउंट? हाँ, ये भी एक क्लॉज होता है कि आप जो नहीं देते हो तो आप जितने अमाउंट मैंने एडवांस दिए उसका डबल अमाउंट रिटर्न करोगे। हाँ। लेकिन कई सारे डिफॉल्ट क्लॉज में ये नहीं भी हो सकता है। डबल अमाउंट इसलिए हो गया ना कि उतना तो एक ले चुका है जी, और उसके बराबर और देना है उसको जी जी, या उसके अलावा डबल देना है, जितना ले चुके हैं उतना ही अमाउंट देना है। मतलब वो किसी ने 1 लाख रुपया दिया जी, तो 1 लाख तो उसका लौटाएगा जी जी, और उसके बाद वो 2 लाख देगा या 1 लाख देगा? डिपेंड करता है। क्लॉज आप यदि बनाते हैं कि 1 लाख एडिशन लौटा दें या फिर डबल ऑफ द लाख मतलब 3 लाख हो जाएगा, उसको अमाउंट लौटा दें, वो क्लॉज लिखते वक्त वो सावधानी रखना होगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये क्लॉज होना चाहिए, इससे दोनों आपस में बाउंडेशन बना रहता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इसका मतलब आप ये सलाह देना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी बेचने से पहले, सेल डीड करने से पहले एग्रीमेंट टू सेल जरूर कर लेना चाहिए? एग्रीमेंट टू सेल डीड जरूर करना चाहिए। यदि आपके पास इकट्ठे पैसे देने का या फिर आपको कुछ समय चाहिए चीज़ों को परचेज करने के लिए, तो बिल्कुल करें और रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके विटनेस के साथ प्रॉपरली रजिस्टर कराएं, और जो भी आपको उसमें पैसे स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है और आपके बेनिफिट के लिए होता है, आगे आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। एक हमारे दर्शकों को ये और बताइए कि हम कई बार सलाह देते हैं कि म्यूटेशन ज़रूर करवा लीजिए, तो ये म्यूटेशन क्या होता है और क्यों करवानी ज़रूरी है? म्यूटेशन दरअसल प्रॉपर्टी का आगे जो भी आपको चीज़ें करनी होती है म्यूनिसपैलिटी से या फिर जो भी चीज़ों को क्लियरेंस लेना होता है, तो उसमें नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी भी लेंगे तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। म्यूटेशन कई बार क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी आज परचेज करा और परचेज करने से पहले किसी और के नाम से था, म्यूटेशन के फाइल में हो सकता है किसी और के नाम से होता है, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं और आपके वहाँ पे ऑनरशिप का आ जाता है। ऑल्दो ये ऑनरशिप को क्लियर नहीं करता, टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके, ऑनरशिप को नहीं बताता, लेकिन फिर भी आगे की प्रोसीजरल एस्पेक्ट के लिए वो आपके जो टैक्स हैं, रेंट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, हाउस टैक्स, ये सारे टैक्स उससे क्लियर होते हैं और आपका प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्ली मैप में चेंज हो जाता है। क्योंकि एक सर्टेन पीरियड होता है जब आपके एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस में मैप में चेंजेस आता है, तो आपको जो पोर्शन दिया गया है, आप जिस XYZ जो लैंड ऑनर है, यदि वो चेंज हो गया, अब ABCD कोई बन गया है, तो वो उसका नाम वहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, मैप भी शिफ्ट कर जाता है, तो इससे आपका चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं। प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है? टाइटल आप सेल डीड से चेंज करें जी, और दूसरी है कि आप यदि ब्लड रिलेशन में हो तो भी आप 1000 रुपीज़ में डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है, उसमें नॉर्मली राइट्स को ही ट्रांसफ़र किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट से भी आप लैंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी आपकी बढ़ती है। कन्वेंस डीड भी होता है जिसमें दिल्ली में 4% के आसपास स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो इस तरह से आप टाइटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो जैसे अभी आपने ब्लड रिलेशन की बात कही है जी, कोई गिफ्ट करना चाहे जी, तो
गिफ्ट डीड उसमें बनेगा, उसके साथ टाइटल भी चेंज हो जाएगा? जी, टाइटल चेंज हो जाएगा, गिफ्टेड स्टैम्प ड्यूटी तो प्रॉपर्ली उसके लिए उस केस में सेल डीड की जरूरत नहीं है? जी, उस केस में ज़रूरत नहीं है। उस केस में सेल डीड की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले से जिनके पास सेल डीड है वो आपको गिफ्ट दे दिया, XYZ किसी को भी गिफ्ट दिया जा सकता है, उसमें ब्लड रिलेशन कंपल्सन्स नहीं है, तो ऐसे में टाइटल आपका कंफर्म हो जाता है गिफ्टेड मिलने के बाद जो रजिस्टर्ड होता है। लेकिन उसमें गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, गिफ्ट के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट हर स्टेट में बना हुआ है कि इतने टैक्स गिफ्टेड के लिए होगा, इतने सेल डीड के लिए होगा और इतना कन्वेंस डेट के लिए होगा। वो प्रॉपर्ली है। मेरे ख्याल से दिल्ली में शायद अराउंड 4% के अराउंड होगा गिफ्टेड का, आउट 4% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जी जी, तो हम कानूनी पहलुओं से जुड़े कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे और हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल आप हमारे एक्सपर्ट प्रदीप मिश्र से पूछ सकते हैं और कानून से जुड़ा कोई भी सवाल आप अमित मिश्र से पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 66450017, 66450018। मिलते हैं ब्रेक के बाद।